नमस्ते दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है और कोहरा छट गया। कहानी आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अखबार लेकर मालती छत पर आई ही थी कि पति राजेश की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई कहाँ हो, आज खाना नहीं बनेगा क्या? ये कहते हुए वो भी छत पर आ गए। अरे अभी तो भरपेट नाश्ता किया था क्या? नहीं, आपने भी तो किया है। मालती, जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए 2-4 पकौड़ियाँ ले ली थी। मुझे तो हर रोज 10 बजे खाने की आदत है। तुम फिर भी बहस किए जा रही हो। क्यों, आप इतवार को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हैं क्या? हाँ, पर आज इतवार नहीं है। अब नहीं बनाए तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारा हर काम टालने की आदत हो गई है। इस तरह से काम चोरी करने से कैसे चलेगा? अब ये समय कोई अखबार पढ़ने का है या कि घर के काम करने का? दूसरी औरतों को देखो, औरतें नौकरी भी करती हैं और घर भी कैसे कुशलता से संभालती हैं। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए, काम करने को नौकरानी है, फिर भी हर काम देरी से होता है तुमसे। राजेश के ऊंचे होते स्वर के साथ मालती का मूड बिगड़ता चला गया। मालती अखबार वहीं पटक कर नीचे रसोई घर में आ गई। उबले आलू रखे हुए थे, उन्हें छौंक दिया और फटाफट आटा गूंदने लगी। पिछले इतवार को उसने सोचा था कि घर की साफ सफाई करेगी, लेकिन मेहमान आ गए तो उन्हें में व्यस्त होना पड़ गया। और आज भी सबकी छुट्टी है और नाश्ता भी पकौड़ियों का सबने भरपेट कर लिया है, तो खाना आराम से बन जाएगा। ये सोचकर उसने रसोई का हर कोना रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से चमकाया था। फिर रैकों पर साफ अखबार प्लास्टिक बिछाए। अंदर जब उसे कुछ सर्दी सी लगने लगी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर अखबार पढ़ लेती हूँ, फिर खाने का काम शुरू करूंगी। तब तक रसोई घर भी सूख जाएगा। और अखबार लेकर वह छत पर गई ही थी कि पतिदेव के ये डायलॉग उसे सुनने पड़े। मन ही मन वह बड़ी गुस्सा हो रही थी। आलू को छोंक लगाकर उसने फटाफट आटा गूंद लिया और फिर पराठे बना लिए। लेकिन खाने की थाली देखकर राजेश का पारा और चढ़ गया। ये क्या, सिर्फ सब्जी और पराठे? तुम जानती हो कि लंच के समय में पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है? सारे ऊल जलूल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं है। गुस्से में राजेश ने थाली एक और सरका दी। मालती का मन हुआ कि वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे रहो, उस पर फटकार भी सुनो इनकी। आखिर उसका कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी उसने। चाय नाश्ता खाना, घर की संभाल, बच्चों की देख रेख, इन्हीं सब में उसने अपनी जिंदगी गुजार दी। पर किसी को संतोष नहीं है। बच्चों को लगता है माँ आधुनिक और स्मार्ट नहीं है जैसी औरों की मम्मी है। राजेश को तो अब नौकरी पेशा औरतें ही अच्छी लगने लगी है, 4 पैसे जो कमा कर लाती है। घर गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नजरों में गंवारी है। राजेश तो बाहर निकल गए थे, पर मालती ने बेमन से पूरा खाना बनाया। पीहू भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और राहुल भी कोचिंग से आ गया था। दोनों को खाना खिलाकर वो अपने कमरे में आ गई। और दिन तो मालती का काम पूरा करने के बाद टीवी देखा करती, अधबुना स्वेटर पूरा करती या कोई मैगजीन पढ़ने बैठ जाती। पर आज उसे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। राजेश की यह बेरुखी, उसका बेरुखी भरा व्यवहार वो पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई वो? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत ही नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती होती तो क्या तभी तक शख्सियत थी? शादी हुए उसके 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल उसने एमए फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी, उसकी इच्छा भी थी। पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। तब सब यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभाल लो, यही बहुत है। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा अनुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है, छोटी नहीं रख पाती। माँ जी तो अक्सर ही कह देती थी, बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने।
फिर ससुर जी के मौत के बाद यह सोचकर माँ जी का ख्याल वो रखने लगी थी ज्यादा कि कहीं इन्हें अकेलापन महसूस न हो। पर अब हो क्या गया है? ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी जरूरत नहीं रही है। माँ जी ने भी अपने आप को सत्संग भजन पूजन में व्यस्त कर लिया है। राजेश का प्रमोशन हो गया है, तब से उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मकान का लोन लिया है तो उसकी किस्तें, इस वजह से खर्चे और बढ़ गए। बच्चों की पढ़ाई भी भारी है। फिर पीहू की शादी भी तो 4-5 साल में करनी ही है। शायद इसी बात को लेकर राजेश को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी है। पर क्या देखते नहीं कि उसकी भी तो व्यस्तता बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात को ही सिमटती 11 बजे तक। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह फालतू है? घर के सारे काम क्या अपने आप हो जाते होंगे? और तो और पीहू जब से बाहर हॉस्टल में गई है और राहुल की कोचिंग शुरू हुई है, बाजार के सारे काम भी उसी के माथे आ पड़े हैं। पर नहीं, सबको यही लगता है कि वो तो फालतू है। सबको उससे शिकायतें ही शिकायतें हैं। और तो और माँ जी पहली बार 10-15 दिन को देवर के पास गई थी तो वह भी जाते समय कहने से नहीं चूकी, बहू तुम मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो तो सोचा कि छोटी के पास कुछ दिन रह लूं। अनमनी सी मालती फिर बाहर बरामदे में पड़े मूढ़े पर आकर बैठ गई थी। पीहू पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही है? माँ, अब दिसंबर खत्म हो रहा है ना, तो अपनी सारी अचीवमेंट्स लिख कर रख रही हूँ कि इस बीते हुए साल में मैंने क्या क्या उपलब्ध किया, क्या क्या प्राप्त किया, मुझे क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त करनी है, वो भी लिख कर रख रही हूँ। मुझे अगले साल क्या क्या करना है, नए संकल्प करना है, वो भी तो सोच रही हूँ। अच्छा, अचीवमेंट्स बता तो क्या क्या उपलब्धियाँ रही? माँ, विशेष उपलब्धि तो इस वर्ष की यह रही कि मेरा मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। अब मैं संकल्प करूंगी कि मेरा कैरियर इतना अच्छा रहे, इतने अच्छे नंबर आते रहे हर परीक्षा में। पीहू कुछ सोचते हुए बोली, मामा, मैं अपनी ही नहीं राहुल और पापा की भी उपलब्धियां लिखूंगी। देखो ना, राहुल को इस साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला है और पापा को तो प्रमोशन हुआ है ना। मालती ने भी उत्सुक होकर पीहू की डायरी में झांका था तो वो बोली, मम्मा, आप भी अपनी उपलब्धियां बताओ, मैं लिखूंगी। और आप अगले साल क्या करना चाहती हैं, यह भी। मालती का उत्साह फिर से ठंडा हो गया। क्या बताए, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। वो तो अब घर भर के लिए फालतू ही हो चली है। और एक ठंडी सांस न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गई। ओ मम्मा, आप बहुत थक गई हो, आपको थोड़ा चेंज जरूरी है। पीहू कह ही रही थी कि फोन की घंटी बजने लगी। पीहू ने ही दौड़कर फोन उठाया था। माँ, मामा जी का फोन है, पूछ रहे हैं कि दीपा की शादी में हम लोग कब पहुंच रहे हैं। लो, आप बात कर लो। हाँ हाँ भैया, मालती फोन पर बात करने लगी। अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है। राहुल के अगले ही हफ्ते बोर्ड के इम्तिहान है। पर तू तो आ सकती है ना? भाई के इस प्रश्न पर मालती क्या जवाब दे यह सोच ही रही थी कि पीहू ने आकर दोबारा फोन ले लिया और बोली, मामा जी, हम लोग भले ही ना आ पाए पर मम्मी जरूर आ जाएंगी। और ये कहकर पीहू ने फोन रख दिया। माँ, आप हो आइए ना, पीहू आग्रह करते हुए बोली थी। भोपाल है ही कितनी दूर यहाँ से, एक रात का ही तो सफर है। आपका चेंज भी हो जाएगा और नाते रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी। और फिर दोनों मौसियाँ भी तो आ रही है। माँ, आप यहाँ की चिंता मत करो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, घर संभाल लूंगी। बस पापा और राहुल का ही तो खाना बनाना है। फिर मीनाबाई भी तो आती रहती है मदद के लिए। बस आप तो अपनी तैयारी करो माँ। जाने का ख्याल तो मालती को बड़ा अच्छा लगा था। पर क्या राजेश तैयार हो जाएंगे उसे भेजने को? मालती अभी भी असमंजस में ही थी। पर पीहू ने राजेश को भी राजी कर लिया था। फटाफट दूसरे दिन का आरक्षण भी हो गया और पीहू ने माँ की सारी तैयारी करवा दी। शादी के गहमा गहमी में मालती को भी बड़ा अच्छा लगा था। रात रात भर जाग कर बहनों में गपशप होती रहती थी। सब रिश्तेदारों के समाचार मिले। सबसे बड़ी बात तो मालती के लिए ये थी कि उसके पतिदेव और बच्चे दोनों ही लोग शादी में उसके साथ आए नहीं थे। इसलिए वो अपने आप को बड़ी आज़ाद सी महसूस कर रही थी।
अपने मन की कर रही थी। जैसा उसका मन करता उसी तरह से वो रह रही थी वहां पर। भैया ने बेटी की शादी खूब धूमधाम से की थी। दीपा के विदा होते ही घर भी सूना हो गया था। रिश्तेदार तो चल ही दिए थे। बहनों ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। भैया, मुझे भी अब लौटना है, मालती ने याद दिलाया था। अरे तुझे क्या जल्दी है? कविता और कीर्ति तो नौकरी पेशा है, उनकी छुट्टियां नहीं, इसलिए उन्हें लौटने की जल्दी है। पर तू तो रुक सकती है ना, भैया ने सहज स्वर में ही कहा था। पर मालती को लगा जैसे किसी ने फिर उसके कोमल मर्म पर चोट कर दी हो। सब व्यस्त है, वही एक फालतू है। वहां भी सब यही कहते हैं और यहाँ भी सब यही कह रहे हैं। भैया के बहुत जोर देने पर वह 2 दिन और रुक गई, पर लौटना तो था ही। बेटी वापस जाएगी, राहुल पता नहीं ढंग से पढ़ाई कर भी रहा होगा या नहीं। सब कुछ भूलकर उसे भी अब घर की याद आने ही लगी थी। स्टेशन पर सभी उसे लेने आए थे। माँ, बस दादी नहीं आ पाई आपको लेने, क्योंकि वह अभी यहाँ है नहीं। पर उनके 2 फोन आ गए हैं और वे जल्दी ही वापस आ भी रही है। कह रही थी कि मन तो बड़ी बहू के पास ही लगता है। पीहू ने पहली सूचना यही दी थी। उधर राहुल कहे जा रहा था, आपने इतने दिन क्यों लगा दिए लौटने में माँ? 2 दिन ज्यादा क्यों रुक गई? अच्छा पहले घर तो पहुंचने दे। मालती को हंसी आ गई। राजेश चुपचाप से गाड़ी चला रहे थे। घर पहुंचते ही पीहू ने गर्मा गर्म चाय बनाई और लेकर आ गई। मालती ने कमरे को देखा तो काफी कुछ अस्त व्यस्त सा ही लगा। माँ, अब ये मत कहना कि मैंने घर की संभाल ठीक से नहीं की। और रसोई को देखकर तो बिल्कुल भी कुछ मत बोलना। आप तो बस चाय पियो अभी, और फिर अपना घर संभालना आप। पीहू ने माँ के आगे एक डायरी बढ़ाई तो वो बोली, ये क्या है? माँ, आप तो अपनी इस साल की उपलब्धियां बता ही नहीं पाई थी, पर पापा ने खुद ही आपकी तरफ से ये डायरी पूरी कर दी है। और पता है, सबसे ज्यादा उपलब्धियां तो आपकी ही हैं। लो, मैं पढ़ूं? कहते हुए पीहू उत्साह से पढ़ने लगी। हम सबको बनाने में आपका ही योगदान रहा है। मेरा मेडिकल में चयन हुआ, आपकी ही बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में फेल भी हो गई थी, तब आप ही थी जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया था, उत्साह दिलाया था। और राहुल को स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना आपकी ही क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करवाना, नाश्ते खाने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखना, कपड़े व्यवस्थित देखना, यूनिफॉर्म व्यवस्थित रखना, उसका होमवर्क, और तो और यह आप ही की लगन और मेहनत थी कि पापा का प्रमोशन हुआ। पापा कह रहे थे कि जब कभी ऑफिस में किसी कारण से उन्हें लौटने में देर हो जाती थी तो आपने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास तक आप ही लेकर चली जाती थी। बस बस, अब बस कर रे, मालती ने पीहू को टोका था। उधर राजेश बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब नया संकल्प हम सब लोगों का यह है कि तुम इसी तरह हम सब का ध्यान रखती रहो। राजेश के ये कहते ही सब हंस पड़े थे। उधर मालती को लग रहा था कि एक घना कोहरा जो कुछ दिनों से उसके मन पर छा गया था, अचानक हटने लगा है। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि यह लघु कथा आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।